नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग। बच्चों, हमने फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ा था। सेकंड पेपर में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे और सबसे पहले हमने गृह प्रबंध की परिभाषा के बारे में जाना था। गृह प्रबंध की परिभाषा ग्रॉस एंड क्रैंडल की और निकेल एंड डॉर्सी की हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी परिभाषा को मैं आपको फिर से एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाना चाहती हूँ। जैसे कि ये सब आपको यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है उस प्रक्रिया के दौरान वह ज्ञान, बुद्धि, रुचि, कुशलता इत्यादि को उपयोग में लेता है, इसलिए हम इसे मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। इस मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारिवारिक साधनों को उपयोग में लिया जाता है और पारिवारिक साधनों को उपयोग में लेने के साथ क्या किया जाता है? नियोजन, उसके बाद नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति पारिवारिक साधनों का प्रयोग करते हुए नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। व्यक्ति सारे ही कार्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही करता है। साधन, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि दो प्रकार के साधन होते हैं, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय साधन जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्ञान, रुचि, बुद्धि, कुशलता, योग्यता इत्यादि मानवीय साधन होते हैं जो कि व्यक्ति के अपने अंदर निहित होते हैं। अमानवीय साधन वो साधन होते हैं जो कि व्यक्ति के बाहर होते हैं, जैसे कि भौतिक साधन हम उसे कहते हैं। इसके अंतर्गत समय, ऊर्जा, धन इत्यादि को भी रखा जाता है। समय के बारे में बच्चों जहां तक एक बात है, समय को हम मानवीय साधन भी कहते हैं और अमानवीय साधन भी कहते हैं। ये हम साधन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको भी थोड़ा सा बता देती हूँ। समय को हम मानवीय साधन इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति जब तक उस समय का उपयोग नहीं कर रहा है तब तक वो कार्य कैसे करेगा, यानी कि व्यक्ति का अपना स्वयं का समय। व्यक्ति का अपना स्वयं का समय यानी कि मानवीय साधन। इसको भौतिक साधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भौतिक साधन सारे ही साधन ऐसे होते हैं जिन्हें कि मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है और कितना हमने कब काम में लिया है इसका पता लगाया जा सकता है। तो समय एक ऐसा साधन है जो कि हम सभी को पता है कि सीमित साधन है, 24 घंटे हैं। वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, साधन सीमित है, सभी व्यक्तियों के पास 24 घंटे हैं। इसलिए समय एक ऐसा साधन है जिसको कभी मानवीय श्रेणी में भी रखा जा सकता है और अमानवीय साधनों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो इन्हीं मानवीय और अमानवीय साधनों का उपयोग करते हुए व्यक्ति प्राप्त करता है अपने लक्ष्यों को। मेरे ख्याल से अब आप ये गृह प्रबंध की परिभाषा समझ चुके होंगे। गृह प्रबंध की परिभाषा के बाद हम बात करते हैं गृह प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। प्रबंध की विशेषता जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा ही पेपर प्रबंध पर निर्भर कर रहा है, प्रबंध ही है और प्रबंध को जानने के लिए प्रबंध की विशेषताओं को जानना अनिवार्य हो जाता है। प्रबंध की पहली विशेषता होती है कि प्रबंध एक कला है। कला का तात्पर्य किससे होता है? कला का तात्पर्य होता है सौंदर्य से और चातुर्यता से। ये दो अलग अलग चीजें हैं। सौंदर्यता एक अनुभूति है जिसे कि व्यक्ति महसूस करता है, अंतर्मन से समझता है, जानता है, महसूस करता है। और दूसरी बात हम कर रहे हैं चातुर्यता की। चातुर्यता जिस व्यक्ति के अंदर कार्य को करने की, समय को समझने की, साधनों को उपयोग में लेने की चतुरता होती है, वो अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। यानी कि प्रबंध एक कला है। कला इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत सौंदर्य एवं चातुर्यता दोनों का ही समावेश होता है और व्यक्ति अगर इन दोनों को उपयोग में लेता है तो अपने लक्ष्यों को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। हाँ, दोनों की अनुभूति होना, दोनों का अपने अंदर निहित होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ कार्य को करते रहना, लेकिन कार्य को सही वातावरण में नहीं अगर हम करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो हमने अभी बात की प्रबंध की पहली विशेषता की, जो कि प्रबंध एक कला है। प्रबंध की अगली विशेषता है कि प्रबंध एक विज्ञान है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि प्रबंध
कला और विज्ञान दोनों का ही समावेश है। इसीलिए आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, इसे होम साइंस कहा जाता है, घर का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि घर में कला और विज्ञान दोनों का ही समावेश होना ज़रूरी होता है। तभी व्यक्ति प्रबंध करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परिवार में एक अकेला व्यक्ति नहीं है, परिवार सदस्यों से मिलकर के बना है, जिसमें कई सारे व्यक्ति मिलजुल कर आपस में सम्मिलित रूप से रहते हैं और एक दूसरे की लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करते हैं। तभी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम बात कर रहे हैं प्रबंध की दूसरी विशेषता के बारे में, जो कि प्रबंध एक विज्ञान है। प्रबंध को विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रबंध कला के साथ विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, नियंत्रण आदि सारी प्रक्रियाओं का समावेश है। और जब भी कोई कार्य चरणों में यानी कि प्रक्रियाओं में पूरी की जाती है, एक के बाद एक प्रक्रिया चलती है, यानी कि हम ये कहते हैं फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और प्रक्रियाओं से होते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। और क्योंकि मूल्यांकन जैसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का तात्पर्य क्या होता है? विश्लेषण का तात्पर्य होता है कि हम एक सेट पैटर्न से एक स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए, जबकि हमने नियोजन किया, जैसे कि हमने बात की थी, नियोजन में हम कल्पना में, इमेजिनेशन में हम पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर चुके होते हैं। लेकिन कहाँ? इमेजिनेशन में, केवल कल्पना में। जबकि हम कल्पना में उस कार्य को समाप्त कर चुके होते हैं। ये तो हमारी बात हो गई कि हमारी कला, हमारी सोच, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ रहता है? विज्ञान का। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, तर्क, कुशलता, एक्सेप्टेंस, एडप्शन, कितनी चीज़ों को हम स्वीकार कर सकते हैं और एडप्ट कर सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं और नया इनोवेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है, विज्ञान का पार्ट है। ठीक है, तो हमने बात की नियोजन की। नियोजन में व्यक्ति कल्पना में कर रहा है, उसके बाद व्यक्ति क्रियान्वित करता है, जबकि कार्य रूप में परिणत करता है। कार्य रूप में परिणत करने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए, कुशलता चाहिए। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिस कार्य में रुचि नहीं है, कुशलता नहीं है और कार्य करने की इच्छा भी नहीं है और कार्य के प्रति दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे विज्ञान कहा गया है, क्योंकि ये कई प्रक्रियाओं का समावेश है, जैसे कि नियोजन का, संगठन का, क्रियान्वयन का, नियंत्रण का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसी कार्य को कैसे करना है, नियंत्रण के अंतर्गत ही हम लोग कार्य को संपादित करते हैं, कार्य को क्रियान्वित करते हैं, संपादित करते हैं, चेकिंग करते हैं, और जहाँ कहीं ज़रूरत होती है एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन करके कार्य को सुधारने की कोशिश करते हैं। कार्य समाप्ति के बाद लक्ष्य की प्राप्ति हुई, नहीं हुई, कितनी हुई, किस हद तक लक्ष्य को प्राप्त कर पाए भी या नहीं कर पाए, इन सारी चीज़ों को हम मूल्यांकन में देखते हैं। तो इसमें प्रबंध को अनुसंधान, परीक्षण एवं प्रयोग की विधि, लागू करने की विधि, नियम, सिद्धांत इत्यादि प्रतिपादित किए जाते हैं। प्रबंध क्या करता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनुसंधान, परीक्षण, प्रयोग की विधि, नियम, कानून, कार्य करने का तरीका, उसके चरण, सिद्धांत आदि प्रतिपादित किए जाते हैं। और इन्हीं सिद्धांतों और नियमों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सिद्धांतों नियमों को अपना करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसलिए हम प्रबंध को विज्ञान कहते हैं। अब तक हमने बात की प्रबंध की दो विशेषताओं के बारे में, यानी कि प्रबंध कला है और प्रबंध विज्ञान है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना, नियंत्रण के अंतर्गत 3 क्रियाविधि को पूरा करना, यानी कि क्रियान्वयन, चेकिंग और उसके बाद समायोजन, इन तीनों को पूरा करना और उसके साथ मूल्यांकन करना, ये सभी एक अपने आप में एक अलग बड़ी और विशिष्ट प्रक्रिया है। इसलिए प्रबंध को विशिष्ट प्रक्रिया कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ परिवारों में आपने देखा होगा, साधन बहुत कम है लेकिन परिवार बहुत खुश है, लक्ष्यों की प्राप्ति चरम पर है। लेकिन कुछ परिवारों में साधन बहुत हैं लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति फिर भी नहीं है और परिवार के सदस्यों में संतुष्टि भी नहीं है। अर्थात साधनों का होना या नहीं होना के साथ, सीमित या असीमित होने के साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह से आप इन प्रक्रियाओं को उपयोग में लेते हुए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आप नियोजन करते हैं, संगठन करते हैं, अपने पास उपलब्ध साधनों को किस प्रकार से आप प्रयोग में लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नियोजन से लेकर के
और अंतिम प्रक्रिया मूल्यांकन तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जिसे कि फॉलो किया जाता है, और वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है प्रक्रिया। और उस प्रक्रिया के दौरान साधनों का उपयोग कितनी विशिष्टता से आपने किया है, किस तरीके से आपने उसका उपयोग किया है, इसके लिए हम कहते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी जानते हैं, आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि परिवार समाज की एक इकाई है। परिवार से समाज बनता है, समाज से हमारा राष्ट्र बनता है। और क्योंकि परिवार एक समाज की इकाई है, और इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर होने वाले कार्य मौलिक रूप से मानवीय क्रियाओं से संबंधित होते हैं, मानव के लक्ष्यों से संबंधित होते हैं, मानव की आपसी संतुष्टि से संबंधित होते हैं। एक ऐसे ही हम बात करते हैं, अगर हमने कोई कार्य अच्छे से किया, बहुत अच्छे से कार्य किया, बहुत अच्छे से प्रबंध किया और लक्ष्यों की प्राप्ति भी हुई। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद हमें क्या होता है, एक लक्ष्य तो प्राप्त होता ही है। जैसे कि आपने सोचा कि हम फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर करें और सेकेंड ईयर में जाएं। फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर करना आपका लक्ष्य है, और आपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना भी बनाई, नियंत्रण भी किया, और अंत में मूल्यांकन भी करते हैं, जैसे कि आपने 12th में किया होगा। 12th में आपने शुरू में सोचा होगा कि मैं इतने प्रतिशत बनाऊंगा, इतने प्रतिशत को प्राप्त करूंगा। आप कितना प्राप्त कर पाए, कितना नहीं कर पाए। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और उन अच्छी चीजों को आगे अपनाना। नहीं कर पाए तो क्या कारण रहे जिसके कारण कि आप उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए और अपने स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि हम सामाजिक प्रक्रिया की बात करते हैं, जब भी व्यक्ति अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, लक्ष्य तक पहुंचता है, उसके बाद व्यक्ति को मिलती है खुशी। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति एक स्तर ऊपर बढ़ता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर की, आप फर्स्ट ईयर पास करेंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर पास करेंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे। इस तरह से आप अपने एक एक स्तर पर ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी कि आपके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आपके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि यानी कि आपकी संतुष्टि में वृद्धि, परिवार की खुशी में वृद्धि, परिवार की खुशी में वृद्धि अर्थात समाज में खुशी में वृद्धि, समाज में आपके योगदान में वृद्धि। आप कुछ अचीव करते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो साथ ही समाज को बहुत कुछ देते हैं, और उस समाज को आपके योगदान से बहुत कुछ हासिल होता है। और जब समाज हासिल करता है, समाज प्रगति पर होता है, हम सभी समझते हैं राष्ट्र भी अपनी प्रगति पर होता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा ही मानवीय क्रियाओं को, यानी कि मनुष्य के द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाओं को नियोजित, संगठित, निर्देशित, समन्वित और इसके साथ ही उत्प्रेरित और नियंत्रित किया जाता है। इसी संबंध में ब्रिच ने लिखा है कि मानवीय तत्व की विद्यमानता ही प्रबंध को एक सामाजिक प्रक्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करती है, क्योंकि समाज का अस्तित्व किससे है, मानव से है। मानव अपना कार्य कर रहा है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो समाज को योगदान दे रहा है। समाज किससे है, मानव से है। और मानव क्या करता है, मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं क्यों की जाती है, प्रबंध करने के लिए की जाती है। प्रबंध क्यों किया जाता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लक्ष्य अगर प्राप्त हो गए यानी कि आपने समाज में योगदान दे दिया और मानवीय क्रिया संपन्न हो गई। अभी हमने आज बात की प्रबंध की 3 विशेषताओं के बारे में कि प्रबंध एक कला है, प्रबंध एक विज्ञान है और प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके आगे की विशेषताओं के बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।